हेलो स्टूडेंट, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी लोग हेल्दी हैप्पी होंगे और अपनी टीजीटी पीजीटी की तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 3 है। हमारा टीजीटी का सीरीज चल रहा है जिसमें हमारे चैप्टर 3 का नाम है समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, कानून और दंड के सिद्धांत। ठीक है, चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो पहला टॉपिक हम उठाते हैं स्वतंत्रता। तो बहुत ध्यान से एक एक लाइन आप सुनिएगा जिसमें से आपको एक एक क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वतंत्रता की। तो स्टूडेंट, जो स्वतंत्रता है यानी लिबर्टी शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो लैटिन शब्द लिबर से हुई है। इसका मतलब होता है स्वतंत्रता। ठीक है, लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द लिबर से हुई है। इसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। स्टूडेंट, बहुत ही प्राचीन समय में ग्रीक विचारकों ने स्वतंत्रता को सामाजिक व्यक्ति की गतिविधि माना। जैसे कि आपको पता है कि सुकरात जो है वो कानूनों का पालन करने को स्वतंत्रता मानते थे। और जैसे प्राचीन काल में जो है ग्रीक विचारकों ने सामाजिक व्यक्ति की गतिविधि माना था स्वतंत्रता को, तो मध्य युग में स्वतंत्रता का मतलब क्या था? उग्र था। और जो इस समय वर्तमान युग या आधुनिक युग में है उसमें स्वतंत्रता बहुमुखी है और इसका आधार जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हैं कि आपका जो स्वतंत्रता है वो अलग अलग विद्वानों ने अपने देश काल परिस्थिति के हिसाब से उसके विषय में आपको जानकारी दी। चलिए अब हम बात करते हैं, हम एक मानवीय पक्ष के रूप में स्वतंत्रता के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, आधुनिक युग में स्वतंत्रता शब्द सबसे ज़्यादा ही लोकप्रिय है और इस शब्द की लोकप्रियता का जो परिणाम है ये है कि हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्रता को अलग अलग रूप में देखता है। ज़्यादातर लोग जो है स्वतंत्रता का मतलब मनमानी करने से या बिना किसी दूसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के अपनी इच्छा अनुसार काम करने से लेते हैं। तो जैसे कि जो स्वतंत्र विचारक हैं उन्होंने स्वतंत्रता का अर्थ पुरानी परंपराओं और बंधनों से मुक्त होने से लिया। जो आध्यात्मिक संत हैं स्वतंत्रता का मतलब उन्होंने सांसारिक मोहमाया से मुक्त होने से लिया। और जो परतंत्र यानी दूसरे देश के निवासी हैं उन्होंने स्वतंत्रता को स्वराज का पर्यायवाची समझा। लेकिन व्यवहार में स्वतंत्रता के इन अर्थों में कोई भी अर्थ जो है हम वो पूरा नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें जैसे आप जब देखेंगे स्वतंत्रता की परिभाषाएं देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कोई नकारात्मक बोल रहा है, कोई सकारात्मक बोल रहा है। स्वतंत्रता को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया गया। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि स्वतंत्रता के जो है दो पक्ष होते हैं। एक नकारात्मक स्वतंत्रता होती है और एक सकारात्मक स्वतंत्रता होती है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि जो लिबर्टी है वो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से लिया गया जिसका मतलब क्या होता है? बंधनों का अभाव। ठीक है, स्वतंत्रता। तो हम सबसे पहले बात करेंगे नकारात्मक स्वतंत्रता की। तो इस तरीके से जैसे कि हमने कहा बंधनों का अभाव, लेकिन स्वतंत्रता शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर प्रचलित इस अर्थ को स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मनुष्य जो है, हम लोग जो हैं वो असीमित स्वतंत्रता का उपभोग कर ही नहीं सकते। उन्हें सामाजिक नियमों और मर्यादा के अंतर्गत रहना ही होता है। इसलिए राजनीति विज्ञान के अंदर स्वतंत्रता के जिस रूप में कल्पना की जाती है उस रूप में स्वतंत्रता मानवीय प्रकृति और सामाजिक जीवन के इन दो विरोधी तत्वों, कौन कौन से विरोधी तत्वों? बंधनों का अभाव और नियमों के पालन में सामंजस्य का नाम है। ठीक है, तो और इसकी परिभाषा करते हुए हम ये कह सकते हैं, अगर हम नकारात्मक स्वतंत्रता को समझते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार काम करने की शक्ति का नाम है, बशर्ते कि इनसे दूसरे व्यक्ति की इसी तरीके की स्वतंत्रता में कोई बाधा ना पहुँचे। तो अब हम बात कर रहे थे नकारात्मक स्वतंत्रता की। तो स्टूडेंट, नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक कौन है हमें ये भी जानना होगा और ये बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के जो प्रमुख समर्थक हैं वो हैं मिल, बर्लिन, फ्रीडमैन, लास्की, डी टॉकविले, स्पेंसर और क्रेस्टब। और ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। अब हम बात करेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता की। तो स्टूडेंट, 20वीं सदी में लॉस्की और गार्नर ऐसे विद्वानों ने सकारात्मक स्वतंत्रता की इस धारणा को स्वीकार किया है। लॉस्की कहते हैं
कि स्वतंत्रता को मनुष्य के विकास के लिए अति आवश्यक शर्त माना जाता है और स्वतंत्रता की व्याख्या वो इस तरीके से करते हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा मिले। इसी तरीके से बार्कर ने भी स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष पर बल दिया है। वर्तमान समय में राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा ही मान्य है और ये धारणा सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार पर आधारित है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम देखेंगे कि सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक कौन हैं। तो इसमें मैकफर्सन, लास्की, रूसो, ग्रीन, लियो स्ट्रॉस, हीगल, बोसांके, बार्गर ये सभी आते हैं। ठीक है, तो सकारात्मक स्वतंत्रता के भी समर्थक हैं। तो अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के विविध रूपों की। तो इसमें हमारा आता है प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। देखिए, हम इसका भी विस्तार से ज़रूर वर्णन करेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि स्वतंत्रता के विविध रूप किन किन रूपों में हम स्वतंत्रता का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारी ऑफलाइन क्लास है। आप कहीं भी हो, आप घर बैठ के टीजीटी पीजीटी का फुल कोर्स कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करिएगा। कांटेक्ट डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और इस समय हमारा स्पेशल ऑफ़र चल रहा है गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स चाहें तो इस ऑफ़र का भी लाभ ले सकती हैं। चलिए फिर बात करते हैं स्वतंत्रता के विविध रूपों में। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक स्वतंत्रता की। स्टूडेंट, ये एक धारणा है और इसके अनुसार स्वतंत्रता जो है वो प्रकृति की देन है और जो मनुष्य है वो जन्म से ही स्वतंत्र होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इसी विचार को प्रेजेंट किया है। रूसो ने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है लेकिन वो हमेशा बंधनों में बंधा हुआ है। तो बात करते हैं कि प्राकृतिक स्वतंत्रता है क्या। ठीक है, तो प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब होता है लोग अपनी इच्छा के हिसाब से अपने इच्छा के अनुसार काम कर सकें। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता। लेकिन स्टूडेंट, जो संविदावादी विचारक हैं उन्होंने कहा कि राज्य की उत्पत्ति के पहले व्यक्तियों को इसी तरीके की स्वतंत्रता मिली थी। जैसे कि आपको पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वाधीनता घोषणा और फ्रांस की राज्य क्रांति में इसी तरीके की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया गया था। प्राकृतिक स्वतंत्रता की इस धारणा के अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त और निरपेक्ष होती, यानी कि समाज या राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भी तरीके से सीमित या प्रतिबंधित नहीं कर सकता। लेकिन प्राकृतिक स्वतंत्रता की ये धारणा पूरी तरीके से हम भ्रमात्मक मान सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक स्वतंत्रता की स्थिति में तो मत्स्य न्याय का व्यवहार प्रचलित होगा। ठीक है, तो इस तरीके से समाज में केवल कुछ ही लोग और वो ही अस्थायी रूप से स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेंगे। तो आपका जो व्यवहार में प्राकृतिक स्वतंत्रता है उसका अर्थ है केवल शक्तिशाली व्यक्तियों की स्वतंत्रता। जिस तरीके से समाज के अंदर स्वतंत्रता का अस्तित्व शक्ति पर आधारित हो, वहाँ निर्बलों का कोई जीवन नहीं होगा। इसके अलावा समाज में रहकर निरपेक्ष स्वतंत्रता का उपभोग नहीं किया जा सकेगा। तो सामूहिक हित में स्वतंत्रता को सीमित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है इस बात पर प्रकाश डालता है कि हर व्यक्ति की कुछ स्वाभाविक शक्तियाँ होती हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास इन शक्तियों के विकास पर ही निर्भर करता है। स्टूडेंट, राज्य का कर्तव्य है कि वो नागरिकों को इन शक्तियों के विकास के लिए पूरा अवसर दे। वर्तमान समय में प्राकृतिक स्वतंत्रता का जो विचार है वो इस रूप में मान्य है कि व्यक्ति समान है और उन्हें व्यक्तित्व के विकास के लिए समान सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो ये तो था हमारा प्राकृतिक स्वतंत्रता। अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। ये क्या होता है? इसका मतलब है कि लोग के उन कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, उनका संबंध केवल उसके अस्तित्व से ही हो। इस तरीके से व्यक्तिगत कार्यों में भोजन, वस्त्र, धर्म और पारिवारिक जीवन को शामिल किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थकों के अनुसार इनसे संबंधित कार्यों में व्यक्तियों को पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। व्यक्तिवादी और कुछ सीमा तक बहुलवादी विचारकों ने स्वतंत्रता का समर्थन किया है। अब बात करते हैं नागरिक स्वतंत्रता की। नागरिक स्वतंत्रता क्या होती है? इसका मतलब होता है कि लोगों को उनकी स्वतंत्रताएं जो व्यक्ति या समाज या राज्य का सदस्य होने के नाते मिलती हैं।
नागरिक स्वतंत्रता का जो उद्देश्य होता है वो हर व्यक्ति को समान अवसर और समान अधिकार देता है, इसलिए स्वभाव से यह स्वतंत्रता असीमित या निरंकुश नहीं हो सकती। ठीक है, तो नागरिक स्वतंत्रता जो है वो दो तरीके की होती है। पहला, शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता, और दूसरा, व्यक्ति और व्यक्तियों के समुदाय से स्वतंत्रता। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे भी हम प्रकाश जरूर डालेंगे। शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता लिखित या अलिखित संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के जरिए से या और किसी तरीके से स्वीकार की जाती है। और नागरिक स्वतंत्रता का दूसरा रूप मनुष्य के वो अधिकार हैं जो राज्य के अन्य समुदायों और मनुष्यों के विरुद्ध प्राप्त करता है। अब बात करेंगे राजनीतिक स्वतंत्रता की। स्टूडेंट, अपने राज्य के कार्यों में स्वतंत्रता पूर्वक सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। तो जो है राजनीतिक स्वतंत्रता के अंदर व्यक्ति को कुछ अधिकार मिलते हैं, जैसे कि मतदान का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, उचित योग्यता होने पर सार्वजनिक पद पाने का अधिकार, सरकार के कार्यों की आलोचना का अधिकार। और इन अधिकारों से ये स्पष्ट है कि राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक प्रजातंत्रात्मक देश में ही मिल सकती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता की। आर्थिक स्वतंत्रता क्या है स्टूडेंट? जैसे कि वर्तमान समय में आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब जो है लोगों की ऐसी स्थिति से है जिसमें लोग अपने आर्थिक प्रयत्नों का लाभ खुद पाने की स्थिति में हो और किसी भी तरीके से उनके श्रम का दूसरे के जरिए शोषण ना किया जा सके। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता की। हर इंसान के स्वतंत्रता के अधिकार के समान ही हर राष्ट्र को भी स्वतंत्र होने का अधिकार होना चाहिए। और राष्ट्रों की स्वतंत्रता संबंधी इस व्यवस्था को राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहा जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के विचार के अनुसार भाषा, धर्म, संस्कृति, नस्ल, ऐतिहासिक परंपरा, इन सभी की एकता पर आधारित राष्ट्र का ये अधिकार है कि वह स्वतंत्र राज्य का निर्माण करे और अन्य किसी राज्य के अधीन ना हो। लेकिन जिस तरीके से व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्तियों की समान स्वतंत्रता से सीमित होती है, उसी तरीके से एक राष्ट्र की स्वतंत्रता दूसरे राष्ट्रों की समान स्वतंत्रता से सीमित होती है और संपूर्ण मानवता के हित में ऐसा होना ही चाहिए। तो ये था हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अब बात करेंगे नैतिक स्वतंत्रता की। अब नैतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। व्यक्ति को अन्य सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त होने पर भी अगर वो नैतिक नज़रिए से परतंत्र हो तो उसे स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। तो नैतिक स्वतंत्रता ही वास्तविक और महान स्वतंत्रता है। नैतिक स्वतंत्रता का मतलब व्यक्ति की उस मानसिक स्थिति से है जिसमें वो अनुचित लोभ लालच के बिना अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो वैसे तो सभी तरीके के जीवन और शासन व्यवस्थाओं के लिए नैतिक स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, लेकिन लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के लिए तो नैतिक स्वतंत्रता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करेंगे राजनीतिक स्वतंत्रता की। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का जो तात्पर्य है वो राज्य के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेना है। यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक ऐसी स्थिति का नाम है जिसमें नागरिकता के अधिकारों का उपयोग किया जा सके, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने विवेकपूर्ण निर्णय का राजनीतिक क्षेत्र में उपयोग कर सके, उसे अपने प्रतिनिधियों को चुनने और खुद प्रतिनिधि रूप में निर्वाचित होने का अधिकार होना चाहिए। इस तरीके से राजनीतिक स्वतंत्रता शासन कार्यों में भाग लेने और शासन व्यवस्था को प्रभावित करने की शक्ति का नाम है। अब बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता की। आर्थिक समानता जो है वो दो अर्थों में हम बता सकते हैं। पहला, इसका मतलब ये है कि संपत्ति का अधिकाधिक समानता हो और सभी व्यक्तियों की भोजन, वस्त्र, निवास, स्वास्थ्य और शिक्षा की अनिवार्य आवश्यकताएं जो है वो पूरी होनी चाहिए। और जब तक सभी लोगों की जो अनिवार्य आवश्यकताएं संतुष्ट ना हो जाएं, तब तक समाज में किन्हीं भी व्यक्तियों को आराम और विलासिता के साधनों के उपभोग का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से लास्की ने कहा कि मुझे स्वादिष्ट भोजन करने का अधिकार नहीं अगर मेरे पड़ोसी को मेरे इस अधिकार के कारण सूखी रोटी से वंचित रहना पड़े। ऐसा कहा जा सकता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता पर आधारित होती है। स्टूडेंट, अब हम स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता पाने से ज़्यादा अधिक जो कठिन काम है वो है स्वतंत्रता को बनाए रखना। और ये बात व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता दोनों के संबंध में पूरी तरीके से सच है। जो व्यक्ति या
राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता का ठीक तरीके से उपभोग नहीं कर पाते और उसकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी कोशिश नहीं करते, उनकी स्वतंत्रता को हमेशा संकट बना ही रहता है। तो बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए कुछ दशाओं का होना आवश्यक और वांछनीय भी बताया, तो हम उनके विषय में ज़रूर बात करेंगे। इसमें से भी आपका प्रश्न आ सकता है कि स्वतंत्रता के संरक्षण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जैसे स्वतंत्रता के संरक्षण में आता है आदर्श कानून और विशेष अधिकार का अंत, लोकतंत्रीय शासन, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायालय, जागरूकता, शक्तियों का पृथक्करण, अवरोध और असंतुलन, आर्थिक न्याय, स्वतंत्र प्रेस, स्थानीय स्वशासन, ये सभी जो है वो आपके स्वतंत्रता के संरक्षण माने जाते हैं। जैसे कि आपको पता है आपका ये चैप्टर है समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, कानून और दंड के सिद्धांत। काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन हम इस पे आपको विस्तार से बताने भी वाले हैं। आप हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, आप कहीं भी हों आप घर बैठ के हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने TGT की तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हमने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट करिए और अपनी परीक्षा को सफल बनाने में हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट, जैसे टाइम ड्यूरेशन भी कम होता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करने के लिए और भी अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक बार हमें कांटेक्ट ज़रूर करें। चलिए जैसे स्वतंत्रता और समानता पे बात हो गई, अब हम बात करेंगे अधिकार के विषय में, ठीक है। तो वैसे तो आप सभी लोग मतलब अपने मौलिक अधिकारों की ही बात करते हैं, लेकिन हम इसमें आज जो आपको बताने वाले हैं उसमें हम आपको अधिकारों की प्रकृति, उसकी विशेषताएं, उसके सिद्धांत, क्योंकि सिद्धांत से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, इसको इसके बिल्कुल भी ना करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि टॉपिक भी आपका बड़ा है, आपके चैप्टर का ही नाम है समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, कानून और दंड के सिद्धांत, तो कॉमन सी बात है कितना भी मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी तो ये हो जाएगा लंबा, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से इसको पढ़िए क्योंकि आपकी परीक्षा आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए ठीक है, स्वतंत्रता समानता के बाद बात करते हैं हम अधिकार की। स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे अधिकारों की प्रकृति के विषय में, ठीक है। तो अधिकार जो है वो समाज में पाए जाते हैं। अधिकार और नैतिकता में घनिष्ठ संबंध होते हैं। अधिकार जो है वो सर्वव्यापक होते हैं। अधिकार और कर्तव्य हमेशा साथ साथ रहते हैं। अधिकार असीमित नहीं होते और अधिकारों को राज्य लागू करता है। अधिकार परिवर्तनशील होते हैं। आप TGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपने बहुत सारी मतलब समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, इन सभी पे आपको बेसिक नॉलेज तो होगी ही होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि अधिकारों को हम अपने संविधान के ज़रिए हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा इन अधिकारों का हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने उसकी प्रकृति बताई कि अधिकार का जो नेचर है वो क्या है, ठीक है। अब देखिए अधिकारों की विशेषताएं भी होती है। जैसे अधिकार क्या है, वो व्यक्ति की मांग होती है खुद के विकास के लिए समाज से, ठीक है। समाज से बाहर अधिकारों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अधिकार सामाजिक हित और कल्याण की परिधि से बंधे हैं। अधिकार कभी भी असीमित नहीं हो सकते। सामाजिक हित में अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अधिकार सभी लोगों को समान रूप से दिए जाते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अधिकार समय और परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहते हैं। अधिकार और कर्तव्य आपस में शामिल होते हैं। पुराने और मध्यकाल में अधिकारों की धारणा जो थी वो अस्पष्ट थी। स्टूडेंट अधिकार 17वीं शताब्दी में निरंकुश राजतंत्र के प्रतिरोध और पूंजीवाद के विकास की परिस्थितियों की उपज थी। अधिकारों के उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत के अंदर शुरू में नकारात्मक अधिकारों पर बल दिया गया, लेकिन कल्याणकारी राज्य के उदय के बाद इसमें सकारात्मक अधिकारों को बढ़ावा मिला, ठीक है। तो अधिकारों के उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत कुछ सिद्धांत आते हैं, जैसे अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, अधिकारों का कानूनी सिद्धांत, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, आदर्शवादी, नैतिक अधिकारों का सिद्धांत, अधिकारों का लोक कल्याणकारी सिद्धांत, ठीक है। हम इस पे आपसे विस्तार से ज़रूर चर्चा करेंगे। आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आप हमारी क्लास ज्वाइन करिए। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ, गर्ल्स के लिए भी स्पेशली, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, आसपास सुविधा नहीं होती है, तो हमारी पढ़ाई हम करते हैं लेकिन वो उतने अच्छे से हो नहीं पाती है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अधिकारों के जो सिद्धांत है उसमें हम प्राकृतिक सिद्धांत की बात करते हैं।
तो जैसे कि आपको पता है कि अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। अधिकार जो है आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, वर्णन कानूनी अधिकार, ये सब आपके जो है अधिकारों के प्रकारों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके सिद्धांत को ज़रूर समझेंगे। ऐसे तो आपने मतलब जो भी आपके अधिकार हैं वो आपको पता है संविधान के जरिए, लेकिन इन अधिकारों का हम प्रयोग और इसका विस्तार क्या है और ये किस मतलब थ्योरी पे, किस कॉन्सेप्ट पे हमारे साथ है, इसको हम ज़रूर समझेंगे। ठीक है, बहुत थोड़ा थोड़ा विवरण दूंगी मैं इसका। सबसे पहले हम बात करेंगे अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत की। तो जो प्राकृतिक सिद्धांत है, स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्राकृतिक सिद्धांत है ये सबसे पुराना सिद्धांत है। ये सिद्धांत पुराने रोम के प्राकृतिक कानून की विचारधारा पर आधारित है। इस सिद्धांत की मान्यता के अनुसार कुछ अधिकार प्रकृति प्रदत्त होते हैं और ये सार्वभौम, विवेकपूर्ण, अदेय और मौलिक होते हैं। ठीक है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। आपको वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। स्टूडेंट, जैसे अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत है और इस सिद्धांत के कुछ समर्थक हैं जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल्टन, वॉल्टेयर, टॉमस पेन, स्पेंसर, एडम स्मिथ, रॉबर्ट नॉजिक, आयरलैंड और भी बहुत सारे समर्थक हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे इस प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के समर्थक कौन हैं, तो ये नाम आप ज़रूर याद कर लें। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है कि सबसे प्राचीन सिद्धांत अधिकार का कौन सा है, तो आप बता सकते हैं प्राकृतिक। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि बात करते हैं कि अगर हम प्राकृतिक सिद्धांत की बात करते हैं तो लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन नेट में भी आ चुका है। तो ये लाइन भी आपके लिए समझिए क्वेश्चन ही है कि लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है। तो इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉक के प्राकृतिक अधिकार में कौन कौन से अधिकार शामिल है, तो आप बता सकते हैं जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि लॉक के जीवन में स्वतंत्रता और संपत्ति और जीवन के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार में शामिल किया गया। ठीक है, अब देखिए हॉब्स ने जीवन के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना। स्टूडेंट, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के आधार पर अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र जो 1776 का था, उसके संवैधानिक अधिकार फ्रांसीसी क्रांति और यूएन चार्टर को वैध ठहराते हैं। ठीक है, वैध ठहराया गया। अब इस सिद्धांत के प्रमुख आलोचक कौन है, जैसे समर्थक तो हमने बता दिया। ठीक है, तो अब इसके आलोचक भी हैं, रिची, गिल क्राइस्ट और बेंथम जो हैं इसके आलोचक माने जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं अधिकारों के प्रकार की, अधिकारों के सिद्धांत की। तो अब हम बात करेंगे कानूनी अधिकार सिद्धांत। मुझे पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके लिए, आप हमसे नोट्स भी ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कानूनी अधिकार सिद्धांत की बात करते हैं तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है अधिकार राज्य की देन और कानून की उपज है। ये सिद्धांत जो हमने अभी प्राकृतिक सिद्धांत बताया आपको, उसके एकदम से उल्टा है। ठीक है, अधिकार जो है वो लोगों की मांग होती है, कानूनों की मान्यता और राज्य के संरक्षण के बिना अधिकार स्थापित नहीं होते। तो इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक हैं, जैसे जितने भी सिद्धांत हैं उसमें से ये चीज़ आप एकदम से याद कर लीजिएगा, हर सिद्धांत में किसके समर्थक कौन कौन है। ठीक है, तो हमारे कानूनी अधिकार सिद्धांत के मुख्य समर्थक हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन, सामंड और रिची हैं। तो इस सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार किसे माना जाता है, तो कानूनी अधिकार सिद्धांत के ऑस्टिन को। उनके अनुसार हर अधिकार चाहे ईश्वरीय, वैधानिक या नेक हो, एक सापेक्ष कर्तव्य पर निर्भर है। तो इस सिद्धांत के कुछ आलोचक भी हैं जैसे लास्की, प्लॉमनाज, टॉमस पेन और आपके बोसांके कानूनी अधिकार सिद्धांत के आलोचक माने जाते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने बात की कि कानूनी अधिकार सिद्धांत ये तो प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के उल्टा है, लेकिन ये है क्या कानूनी अधिकार सिद्धांत, तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। देखिए, अधिकार राज्य की देन है और राज्य से पहले ये अधिकार नहीं थे। ठीक है, अधिकार राज्य के जरिए लागू किए जाते हैं। राज्य अधिकारों को जब चाहे छीन सकता है। व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं मिला हुआ है। अधिकार परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे ऐतिहासिक या रीतिबद्ध सिद्धांत की। तो इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास की देन माना जाता है। जब रीति रिवाज किसी रूप में स्थिर हो जाते हैं तब अधिकारों का जन्म होता है। और इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार समय की उपज है, यानी कि अधिकार प्रथाओं का स्थिरीकरण है।
इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक जो हैं, मुख्य प्रवर्तक जो हैं, वो आपके ऐतिहासिक और रीतिबद्ध सिद्धांत के प्रवर्तक जो हैं वो एडमंड बर्क हैं। स्टूडेंट, बर्क ने प्राकृतिक अधिकारों पर प्रहार किया और ये तर्क दिया कि सभ्य समाज के जन्म से पहले जिन अधिकारों के अस्तित्व की कल्पना की जाती है उन्हें सभ्य समाज में लागू करना एक भूल है। ठीक है, इसके समर्थक आपके रिची और मैकाइवर हैं। समय थोड़ा बहुत बढ़ता जा रहा है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट सारे जितनी भी इंफॉर्मेशन है दे दूँ। स्टूडेंट, इस सिद्धांत के जैसे अब हम बात करेंगे कि नैतिक और आदर्शवादी सिद्धांत को, तो ये सिद्धांत कहता है कि मनुष्य के नैतिक व्यक्तित्व का परिणाम, इसने कहा नैतिक और आदर्शवादी सिद्धांत ने कहा कि अधिकार जो है वो मनुष्य के नैतिक व्यक्तित्व का परिणाम है, इसी कारण इसे अधिकार का व्यक्तित्व सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसके 3 नाम हो गए, नैतिक या आदर्शवादी सिद्धांत या व्यक्तित्व सिद्धांत। तो ये क्वेश्चन भी आपका एक तैयार हो गया। अब इसकी जो सबसे अच्छी प्रस्तुति की आपके आदर्शवादी सिद्धांत की, वो किसने की? ग्रीन ने की, ग्रीन ने। ठीक है, अब इसके सिद्धांत के जो हैं सबसे मतलब प्रमुख प्रवक्ता कौन माने गए? हीगल, कांट, बोसांके और रोसो जो हैं इसके सबसे प्रमुख प्रवक्ता माने जाते हैं। अब देखिए, जैसे इसके अगर हम मानते हैं कि इसका सबसे पहले जो है दर्शन हमें कहाँ मिला आदर्शवादी सिद्धांत का? ग्रीन में मिला। तो ग्रीन ने माना कि अधिकार जो है मनुष्य के आंतरिक विकास की बाहरी अवस्थाएं होती हैं। ग्रीन अधिकार की उत्पत्ति के साधन पर, उसके स्वरूप और उद्देश्य की व्याख्या पर ज़्यादा बल देता है। आदर्शवादी सिद्धांत 3 तथ्य जो है वो एकदम से स्पष्ट करता है। पहला, अधिकार का अस्तित्व समाज में है। दूसरा, अधिकार मानव समाज में निहित है। और तीसरा, हर अधिकार में कर्तव्य भी शामिल है। ठीक है, तो ये आपका नैतिक और आदर्शवादी सिद्धांत हो गया। अब बात करते हैं सामाजिक कल्याण सिद्धांत की। ठीक है, ये भी हमारे अधिकार का सामाजिक कल्याण सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत के समर्थक के हिसाब से राज्य का आधार सामाजिक कल्याण है और व्यक्ति को अधिकार समाज में मिलते हैं। समाज में ही व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं और उसका प्रयोग सामाजिक कल्याण के लिए ही होना चाहिए। तो बेंथम और जे.एस. मिल इसके मुख्य समर्थक थे। ठीक है, तो इसकी कुछ आलोचना भी हुई सामाजिक कल्याण सिद्धांत की, जिसमें समाज कल्याण की परिभाषा करना ही कठिन है, सामाजिक कल्याण का अर्थ बदलता रहता और ये सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोधी माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए अधिकार के सिद्धांत। अब हम बात करेंगे, जैसे अधिकार है तो अधिकार की कुछ मतलब अलग अलग विद्वानों के जरिए उन्होंने अधिकार को किस रूप में देखा, ये भी आप इसको परिभाषा भी कह सकते हैं, उनके विचार भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जैसे लास्की ने कहा कि अधिकार सामाजिक जीवन की वैसी परिस्थितियां हैं जिसके बिना कोई मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। बोसांके ने कहा कि अधिकार वो मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और लागू करता है। ग्रीन ने कहा कि अधिकार वो शक्ति है जो सबकी भलाई में सहायक होने का कारण मानी जाती है। ऑस्टिन ने कहा कि अधिकार सामाजिक जीवन की वो शक्ति है जिसके द्वारा वह दूसरों से काम करा लेता है या दूसरों को काम करने से रोक सकता है। हॉलैंड ने कहा कि अधिकार एक मनुष्य की दूसरों के कार्यों पर प्रभाव डालने की शक्ति है जिसका आधार उसकी अपनी नहीं बल्कि समाज की शक्ति है। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है अधिकार के हम प्रकार भी आपको बताएंगे। तो अधिकार जो है वो नकारात्मक और सकारात्मक 2 तरीके के होते हैं। अधिकार 2 प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक अधिकार होता है, एक नकारात्मक अधिकार होता है। ठीक है स्टूडेंट, और भी डिटेल में क्लास करने के लिए, इसकी जानकारी लेने के लिए आप घर बैठ के हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय हमारा TGT PGT का जो है स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसको आप ज्वाइन करके उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो राज्य में व्यक्ति की जो गतिविधियाँ हैं, जैसे हमने बताया अधिकार 2 प्रकार के होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। तो राज्य में व्यक्ति की जो गतिविधियां हैं वो राज्य के द्वारा प्रतिबंधित नहीं होती। राज्य में व्यक्ति की जो भी गतिविधियां हैं राज्य द्वारा प्रतिबंधित नहीं होती, वो नकारात्मक अधिकार होते हैं, जैसे कि विचार और अभिव्यक्ति के अधिकार। ठीक है, अब बात करते हैं सकारात्मक अधिकार की। ये हम बस आपको थोड़ा सा इसका इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे सकारात्मक अधिकार है वो ये संकेत देते हैं कि व्यक्ति के आत्म विकास में सहायता देने के लिए राज्य की ओर से क्या क्या व्यवस्था की गई है, जैसे चिकित्सा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, कानूनी सहायता का अधिकार। तो ये आपके हम कह सकते हैं कि सकारात्मक अधिकार के अंतर्गत आता है।
ठीक है स्टूडेंट। पूंजीवादी राज में नकारात्मक अधिकार पर बल दिया जाता है, समाजवादी राज में सकारात्मक अधिकार पर, और कल्याणकारी राज में नकारात्मक अधिकारों के साथ साथ यथासंभव सकारात्मक अधिकार की भी व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गई, हमने आपको अधिकार की प्रकृति के बारे में बताया और अधिकार के जो है प्रकार बताए, अधिकार के सिद्धांत बताए और अधिकार की कुछ परिभाषाएं भी बताई। अब हम जो कुछ इम्पॉर्टेंट विद्वान हैं जिन्होंने अधिकार के विषय में बहुत विस्तार से बहुत अच्छे से वर्णन किया है, आपको ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए। तो अधिकारों का हम मार्क्सवादी सिद्धांत आपको बताना चाहते हैं। स्टूडेंट, मार्क्स ने अलग से अधिकारों पर विचार नहीं किया। अधिकारों के संबंध में मार्क्स के विचारों को उनके राज्य और लोकतंत्रीय विचारों में पाया जाता है। तो मार्क्स के अनुसार किसी भी राज्य में किसी भी युग में प्रचलित अधिकार प्रभुत्वशाली वर्ग के अधिकार होते हैं। मार्क्स के विचार के अनुसार से अधिकार हमेशा राज्य के वर्ग चरित्र के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्थाओं के अंदर अधिकारों के स्वरूप अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बताया अधिकारों के मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में। अब हम बात करते हैं लास्की की। लास्की ने अपनी बुक एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में, ये भी एक आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, लास्की की बुक एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, उसमें उन्होंने अधिकारों को 4 भागों में रखा। ये दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया, उनके अधिकारों के 4 भाग कौन कौन से हैं। अधिकारों का अर्थ और प्रकृति, राज्य और अधिकारों का संबंध, विशेष अधिकार और अधिकारों की सुरक्षा। ठीक है, तो लास्की ने कुछ ऐसे अधिकारों की सूची प्रस्तुत की जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए ज़रूरी माने जाते हैं। तो ये ज़रूर याद करिएगा, इसमें से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि लास्की के अधिकारों में तो आपके 4 ऑप्शन दे सकते हैं, उसमें से एक नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो या उपरोक्त सभी हो सकते हैं, तो ये भी ज़रूर पूरा ध्यान से सुनिएगा। तो लास्की के अधिकारों की सूची में जो अधिकार हैं वो है काम पाने का अधिकार, उचित पारिश्रमिक पाने का अधिकार, उद्योगों के प्रबंध में भागीदारी का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, उचित अवकाश का अधिकार, राजनीतिक अधिकार, भाषण देने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि लास्की ने भी अपनी बुक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में अधिकारों के विषय में बहुत अच्छे से चर्चा की है। चलिए ठीक है, अब हमने बात कर ली जो है अधिकार के विषय में, तो अब अगला टॉपिक इसी में हमारा है। जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर है समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, कानून और दंड के सिद्धांत। तो अब हम बात करेंगे कानून की। ठीक है स्टूडेंट, ये जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा है क्योंकि आपके टॉपिक भी बहुत बड़े हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आपके एग्ज़ाम में आपकी हमारी तरफ से कोई भी लापरवाही हो। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए कानून की बात करते हैं। स्टूडेंट, जैसे वर्तमान समय में आधुनिक युग में राज्य अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कानून और प्रशासन का सहयोग लेता है। ठीक है, और कानून शांतिपूर्ण परिवर्तन का एक बहुत ही मुख्य साधन माना जाता है। साथ ही वो समाज में न्याय की व्याख्या करता है, इसलिए बहुत सारे विद्वान कानून को राज्य का सार भी मानते हैं। जैसे कि मैकाइवर कहते हैं कि कानून जो है राज्य कानून का पुत्र भी है और पिता भी। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में कानून का जो समानार्थी शब्द है वो क्या है, लॉ है। तो गिलक्राइस्ट के हिसाब से इस लॉ शब्द की उत्पत्ति पुरानी ट्यूटन जर्मन भाषा की लैग धातु से हुई, जिसका अर्थ होता है वह जो स्थिर और सर्वत्र समान रहे। ठीक है, एक बार फिर से मैं ये आपको बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको ये चीज़ नहीं पता होगी। लॉ शब्द की उत्पत्ति पुरानी ट्यूटन जर्मन भाषा जिसको बोलते हैं ट्यूटन भाषा की लैग धातु से हुई, जिसका अर्थ होता है वह जो स्थिर और सर्वत्र समान रहे। ठीक है, तो साधारण रूप से कानून से हमारा मतलब होता है उन नियमों से होता है जिनका समाज में सुव्यवस्था के लिए व्यक्ति अपने आचरण में पालन करते हैं। ठीक है, तो कानून के कुछ प्रकार हैं, उसको हम आपको बताएंगे। जैसे कि मैकाइवर ने राज्य विधि का वर्गीकरण किया, जिसमें उन्होंने साधारण कानून बताया, संवैधानिक कानून बताया, राष्ट्रीय कानून बताया और अंतर्राष्ट्रीय कानून बताया। कानून के कुछ स्रोत भी बताए, जैसे कि कानून के स्रोत हैं रूढ़ि और प्रथा, न्यायिक निर्णय
औचित्य, धर्म, वैज्ञानिक टीकाएं, विधायन, ये सभी हमारे कानून के स्रोत माने जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कानूनों का उल्लंघन करने पर दंड की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। संविधान में वर्णित विभिन्न नियम और कानून का उल्लंघन करने पर अलग अलग सजा का प्रावधान है। ये सजा न्यायालय के द्वारा दी जाती है। तो जैसे कि हमारा अगला टॉपिक है कानून और दंड के सिद्धांत, तो अब हम बात करते हैं दंड के विषय में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दंड में न्याय की। ठीक है स्टूडेंट, देखिए जैसे कि आपको पता है कि जो वस्तु वास्तव में कानून, अधिकार, स्वतंत्रता, बंधुता या सहयोग और समानता के मूल भावों को जोड़ती है वो न्याय का तत्व है। ठीक है, न्याय राजनीतिक मूल्यों में संगति स्थापित करने वाली या उन्हें मिश्रित करने वाली शक्ति है। न्याय को राज्य और शासन के सम्यक साधनों में सबसे ऊंचा स्थान मिला हुआ है। तो न्याय के अंग्रेजी शब्द जस्टिस की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के जस्टिटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जोड़ने का कार्य। ठीक है, न्याय के अंग्रेजी शब्द जस्टिस की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के जस्टिटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जोड़ने का कार्य। इस प्रकार न्याय एक व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो न्याय की अवधारणा है कि समाज परस्पर जुड़े रहें। सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का अपना न्यायोचित स्थान है, उस स्थान को पाना ही न्याय है। तो अब बात करेंगे थोड़ा सा कि न्याय के जो हैं कुछ सिद्धांत भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्याय के सिद्धांत में प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। प्लेटो, अरस्तु, ये सभी हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, इसके विषय में बात की थी। तो सबसे पहले, लेकिन इससे आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत से पहले भी प्लेटो और अरस्तु के पहले न्याय के 3 मुख्य सिद्धांत थे। ठीक है, कौन से? परंपरावादी सिद्धांत, थ्रेसीमेकस का सिद्धांत या क्रांतिकारी सिद्धांत या ग्लाकन का सिद्धांत। स्टूडेंट, ये सभी विस्तार से जानने के लिए, क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है, और विस्तार से जानने के लिए और पढ़ने के लिए आप हमसे ज़रूर जुड़ें। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमारी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो है हमारे जो है प्लेटो और अरस्तु से पहले जो है 3 मुख्य सिद्धांत थे। परंपरावादी सिद्धांत, थ्रेसीमेकस का सिद्धांत या इसे क्रांतिकारी सिद्धांत भी कहते थे, और ग्लाकन का सिद्धांत। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मुझे ज़रूरी लगा, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं दार्शनिक सिद्धांत के अंतर्गत प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की। बहुत ही विस्तार से मैं आपको बताने जा रही हूँ। प्लेटो की न्याय संबंधी जो अवधारणा है वो आधुनिक कानूनी धारणा से अलग थी। उन्होंने अपनी ग्रंथ रिपब्लिक में न्याय को परिभाषित किया। प्लेटो ने एक व्यक्ति का कार्य अर्थात कार्यगत विशेषीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। एक एक लाइन आपके लिए समझिए, क्वेश्चन का काम करे। इनकी बुक थी रिपब्लिक, उसमें उन्होंने न्याय को परिभाषित किया, एक क्वेश्चन। और इनके एक व्यक्ति एक कार्य यानी कि कार्यगत विशेषीकरण का सिद्धांत जो है इसमें है। ठीक है, तो न्याय की स्थापना तब होती है जब समाज के विभिन्न वर्गों, कौन कौन से समाज के वर्ग थे? उत्पादक वर्ग, श्रमिक वर्ग, सैनिक या शासक वर्ग, उनके बीच पूरी तरीके से संतुलन स्थापित हो। मनुष्य के व्यवहार के 3 मुख्य स्रोत हैं, इच्छा, तृष्णा और भावना या मनोवेग। ये दूसरा क्वेश्चन इसमें और तैयार हो गया। और ज्ञान या विवेक, ये सभी गुण सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं, लेकिन सभी व्यक्तियों में किसी एक गुण की प्रधानता रहती है। ठीक है, कितना मतलब एक एक लाइन में आपके लिए समझिए कितने क्वेश्चन तैयार होते हैं। प्लेटो ने 4 सद्गुणों की पहचान की जो संयम, साहस, बुद्धिमत्ता और न्याय आदि हैं। ये क्वेश्चन आपका नेट में भी आ चुका है। देखिए, प्लेटो ने 4 सद्गुणों की पहचान की जो संयम, साहस, बुद्धिमत्ता और न्याय है। इच्छा या तृष्णा के लिए उपयुक्त सद्गुण संयम है। भावना या मनोवेग के लिए उपयुक्त सद्गुण साहस है, और ज्ञान के लिए सद्गुण बुद्धिमत्ता है, और न्याय सर्वोच्च सद्गुण है जो समस्त सद्गुणों के लिए सही संयोग पर आधारित है। अभी तक मैंने प्लेटो की जितनी भी बातें बताई हैं न्याय सिद्धांत की, वो सभी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो संयम सद्गुण का उद्योग व्यापार से संबंध लोगों के लिए, साहस जो है सद्गुण का सैनिक के लिए, और बुद्धिमत्ता सद्गुण का दार्शनिकों या बुद्धिजीवी वर्गों के लिए प्लेटो ने निर्धारित किया है। स्टूडेंट, प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अंतर्गत दार्शनिक शासकों के आधिपत्य का समर्थन किया गया है, और सैनिक और उत्पादक वर्ग को अपने अपने स्वभाव के अनुरूप भूमिकाएं भी सौंपी गईं।
तो प्लेटो का जो न्याय है वो कार्य विशिष्टीकरण पर आधारित है। ये भी आपका एक क्वेश्चन है। प्लेटो का न्याय कार्य विशिष्टीकरण पर आधारित है। इसका मतलब है अपने कर्तव्य का पालन करते हुए दूसरों के कर्तव्यों में हस्तक्षेप नहीं करना। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्लेटो का न्याय सिद्धांत। अब बात करेंगे अरस्तु के न्याय के सिद्धांत की। तो अरस्तु के अनुसार न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है। अरस्तु ने सामाजिक संबंधों के संदर्भ में न्याय को बुराई का एक नैतिक स्तर माना है और न्याय समानता के नियमों के परिपालन में निहित है। बताया गया है कि अरस्तु वितरणात्मक न्याय की अवधारणा रखते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया कि अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो न्याय के प्रयोग क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अरस्तु ने दो प्रकार के न्यायों में अंतरण किया। पहला वितरण न्याय और दूसरा परिशोधन या प्रतिकारात्मक न्याय। इन दोनों में उन्होंने अंतर किया। ठीक है, इसके विषय में हम आपको ज़रूर बताएंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इन दोनों का थोड़ा सा विस्तार से ज़रूर बताऊंगी। स्टूडेंट मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप सभी के लिए। प्लीज़ आपका एक लाइक हमारे बहुत काम आएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सभी लोग मेरे वीडियो को मोटिवेट करेंगे, शेयर करेंगे और इसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं और कोशिश करूँगी आपके लिए और मेहनत करने के लिए। ठीक है, तो जैसे हमने बताया कि न्याय के क्षेत्र में अरस्तु ने दो तरीके के न्याय में अंतर किया, वितरण न्याय और परिशोधन या प्रतिकारात्मक न्याय। प्लीज़ इन दोनों चीज़ों को आप क्लियर कर लीजिए कि वितरण न्याय क्या है और प्रतिकारात्मक न्याय क्या है। ठीक है, तो पहले वितरण न्याय की बात करते हैं। तो वितरण न्याय का सरोकार जो है वो सम्मान या धन संपदा के वितरण से है। ये विधायक के विचार क्षेत्र में आता है। इसका मूल सिद्धांत है समान लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाना। समझ में आ गया ना वितरण न्याय। वितरण न्याय के अंतर्गत पद, प्रतिष्ठा और धन संपदा का वितरण अंकगणितीय अनुपात से नहीं होना चाहिए बल्कि रेखा गणितीय अनुपात से होना चाहिए। यानी कि सबको बराबर हिस्सा नहीं मिलना चाहिए बल्कि प्रत्येक को अपनी योग्यता के अनुसार हिस्सा जो है मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया वितरण न्याय, क्योंकि अरस्तु ने इन न्यायों में जो है अंतर किया था। अब बात करेंगे प्रतिकारात्मक न्याय के विषय में। तो प्रतिकारात्मक न्याय का सरोकार लोगों के परस्पर लेन देन को नियमित करने और अपराधों का दंड निर्धारित करने से ये न्यायाधीश के विचार क्षेत्र में आता है। ठीक है, प्रतिकारात्मक न्याय का ध्येय है व्यक्तियों के परस्पर लेन देन में पलड़ा बराबर रहे, किसी के साथ धोखा ना हो, किसी को हानि ना हो, यानी बिगड़ते हुए संतुलन को फिर से स्थापित करना। स्टूडेंट अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनका जो न्याय है वो वितरणात्मक न्याय की अवधारणा पर है और न्याय के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अरस्तु ने ये जो वितरण न्याय और परिशोधात्मक या प्रतिकारात्मक न्याय में अंतर किया। अब आपको समझ में आ गया ना कि वितरण न्याय क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं समझते। कि आपको क्वेश्चन पता चल गया कि वितरणात्मक न्याय का इन्होंने प्रतिपादन किया, लेकिन ये वितरणात्मक न्याय क्या था। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे समझ में आया। ठीक है, अरस्तु ने विश्वव्यापी कानून या प्राकृतिक कानून की कल्पना की थी जो किसी देश या किसी युग विशेष के कानून से परे है और जिसका संबंध मानव जाति से। ये संकल्पना जो है वो रोम के न्याय शास्त्र के आकार को विकसित करने में सहायक हुई थी। ठीक, तो चलिए अरस्तु और प्लेटो की बात कर लिया। अब हम आधुनिक युग में दार्शनिकों की न्याय संबंधी धारणा पर भी ज़रूर बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले डेविड होम ने ये कहा कि न्याय का अर्थ नियमों का पालन मार्थ है। वेंथम ने कहा कि न्याय की सच्ची परख उपयोगिता से होती है जिसका सूत्र जो है अधिकतम लोगों की अधिकतम सुख है। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, ये आपका बहुत बार ये कोट्स पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। जॉन मिल ने न्याय को सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष माना है। ठीक है, तो ये जो है अब हम मार्क्सवादी सिद्धांत के भी न्याय के विषय में ज़रूर बात करेंगे। स्टूडेंट, मार्क्सवाद के अनुसार न्याय का मतलब है उपभोक्ता वस्तुओं और उत्पादन के साधनों के स्वामित्व में अंतर, उपभोक्ता वस्तुओं की संपूर्ण लोगों को उपलब्धता और उत्पादन के संपूर्ण समाज का स्वामित्व। तो उत्पादन के क्षेत्र में सभी प्रकार के आर्थिक संबंध राज्य के न्याय के अधीन माने जाते हैं। व्यक्ति और राज्य के मध्य संबंध और कानून का कड़ाई से लागू करना, विभिन्न पक्षों के मध्य के विवादों का निर्णय स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय अधिकारों द्वारा होना चाहिए। तो ये आपका मार्क्सवादी सिद्धांत था। अब हम न्याय की बात कर रहे हैं तो जॉन रॉल्स को कैसे छोड़ सकते हैं।
स्टूडेंट, रॉल्स ने अपनी बुक न्याय का सिद्धांत में न्याय की कुछ धारणा थी जो प्रतिपादित की थी, वो मैं ज़रूर बताऊंगी। ऐसी स्थिति को छोड़कर जब वस्तुओं के असमान वितरण से न्यूनतम सुविधा प्राप्त लोगों को लाभ होता है, स्वतंत्रता और अवसर, आय और धन तथा स्वाभिमान के आचार आदि सभी प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं का समाज वितरण होना चाहिए। ये इनका न्याय का सिद्धांत था। रॉल्स 3 प्रकार के न्याय में भेद करते हैं, जिनका नाम है पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय, अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय और शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। ठीक है, इसको और भी डिटेल में जानने के लिए आप हमारी क्लास ज्वाइन करिए, आप हमसे कांटेक्ट करिए, क्योंकि ये रॉल्स का न्याय सिद्धांत भी बहुत ही विस्तार से है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बताई, क्योंकि पूरा जो आपका टॉपिक है ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विस्तार में। इसे हम 1 घंटों में या कुछ शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। इसके लिए हमें थोड़ा समय लेना होगा, बहुत अच्छे से समझना होगा। और ये सारे टॉपिक जो है वो आपको पता है कि नेट के एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं, नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका है। अच्छे से इसको बहुत अच्छे से पढ़िए इस टॉपिक को। अब बात करते हैं रॉबर्ट नॉजिक के न्याय के सिद्धांत की, क्योंकि रॉल्स और नॉजिक का न्याय का सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो रॉबर्ट नॉजिक ने अपनी बुक जो है अराजकता, राज और कल्पना लोक के अंतर्गत न्याय के 2 तरह के सिद्धांतों में अंतर किया। ठीक है, और न्याय के ऐतिहासिक सिद्धांत हैं। उन्होंने कहा कि एक ओर तो न्याय के ऐतिहासिक सिद्धांत है, दूसरी ओर साध्यमूल सिद्धांत। ठीक है, तो उन्होंने न्याय के विभिन्न प्रकार बताए: कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। ठीक है स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप इससे भी जुड़े, इसके अलावा और भी कोई टॉपिक चाहते हैं जिससे मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।